अस्सलाम वालेकुम। आज की ये प्रेजेंटेशन नेबुलाइजेशन प्रोसीजर के बारे में है। वैसे तो नेबुलाइजेशन प्रोसेस सबको मालूम होता है और ये बहुत ही कॉमन है हमारे पास, लेकिन इस वीडियो में हम नेबुलाइजेशन के प्रोसीजर की डिटेल बताएंगे ताकि जो हमारी गलतियां हैं वो इम्प्रूव हो जाएं और प्रैक्टिस नेबुलाइजेशन की अच्छी हो और सेफ प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसमें स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि किस तरह नेबुलाइजेशन की जाती है। नेबुलाइजेशन प्रोसेस क्या है कि जब मेडिकेशन हम यूज़ करते हैं तो वो मशीन जो है कंप्रेस करके स्ट्रीम पैदा करती है, जो कि ट्यूब से जाके फिर कंटेनर में या कप में और वहाँ से फाइन मिस्ट की सूरत में हम इनहेल करते हैं उसको, जिसको धुएं की तरह हमें नज़र आता है, मिस्ट उसको कहा जाता है। नेबुलाइज स्टार्ट करने से पहले हाथों को धोएंगे, वॉश करेंगे। उसके बाद मेडिकेशन कंटेनर में डालेंगे जो प्रिस्क्राइब की होगी। कंटेनर को नेबुलाइज करते वक्त हमें स्ट्रेट रखना है ताकि मिस्ट बिल्कुल सही बन सके। इसी तरह स्ट्रेट रखना है। अगर इस तरह हम कंटेनर को थोड़ा टेढ़ा करेंगे तो मेडिकेशन का मिस्ट जो है वो सही नहीं बन सकता। पेशेंट को नेबुलाइज कराने के लिए सिटिंग पोस्चर बेस्ट है। सिटिंग पोस्चर में पेशेंट को नेबुलाइज कराएंगे तो उसका मिस्ट वो इफेक्टिवली इनहेल करेगा। अगर कोई पेशेंट बेड बाउंड है तो उसको लिटा के नेबुलाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसका मिस्ट जो है वो सही इनहेल या फॉर्म नहीं होगा। इसीलिए जो भी पेशेंट अगर नेबुलाइज कराना है और वो पेशेंट बेड बाउंड है तो उसको एलिवेट करेंगे 45 डिग्रीज पे और उसके बाद उसको नेबुलाइज कराएंगे। अब नेबुलाइज के दो तरीके हैं, या तो मास्क के साथ कराया जाए फेस मास्क के थ्रू, या फिर माउथ ट्यूब के थ्रू। फेस मास्क के थ्रू अगर कराएंगे तो आपको फेस मास्क बिल्कुल टाइट जो है फेस पे रखना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लूज होगा तो इसके साथ पूरा मिस्ट जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो मास्क को टाइट करके उसके बाद फिर नेबुलाइज कराएं। इससे जो मिस्ट जो है पूरा पेशेंट इनहेल कर सकता है और जो उसका मिस्ट है उसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं आईज तक और फेस तक नहीं जाने चाहिए। उसके लिए कुछ पेशेंट को कुछ मेडिकेशन के साथ साइड इफ़ेक्ट आई में हो सकते हैं, जैसे ग्लाइकोमा है या दूसरी आंखों की बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा तरीका है माउथ पीस है, जिसको हम मुंह में डायरेक्ट रख के और नेबुलाइजर मशीन को ऑन करेंगे तो पूरा मिस्ट जो है मुंह के थ्रू फेफड़ों तक जाएगा, लंग्स तक जाएगा। तो ये फेस मास्क से ज़्यादा इफेक्टिव प्रोसीजर है। अगर पेशेंट इसको कर सकता है तो ये बेस्ट तरीका है। और नेबुलाइजेशन हमें या तो मशीन से करानी है या फिर ऑक्सीजन के साथ। जो भी पेशेंट सीओपीडी के पेशेंट हैं जिनका कार्बन डाइऑक्साइड एबीजी में ज़्यादा आ रहा है, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है जिन पेशेंट को, उनको आप मशीन के थ्रू नेबुलाइज कराएंगे। ये बात बहुत ही अहम है, जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी पेशेंट कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर वाले दूसरे पेशेंट हैं सीओपीडी के अलावा, उनको आप मशीन के साथ नेबुलाइज कराएंगे। बाकी पेशेंट जिनका कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ठीक है, अस्थमा के पेशेंट या कोई और चेस्ट का डिजीज़ है जिनका कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, उसमें आप ऑक्सीजन के साथ करा सकते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ जब भी आप कराएंगे तो कितनी ऑक्सीजन लेवल रखेंगे? 9 लीटर तक के साथ, 8 से 9 लीटर के दरमियान रखेंगे। इससे कम 5-6 लीटर पे इफेक्टिव मिस्ट नहीं होगा और उससे ज़्यादा नुकसानदा हो सकती है। तो 8 से 9 लीटर जो रिकमेंडेशन है उसमें आप कराएंगे। अब नेबुलाइजर सॉल्यूशन में सबसे पहले सल्ब्यूटामोल है, जो कि वेंटोलिन के नाम से अवेलेबल है। वेंटोलिन स्ट्रॉन्ग ब्रोंकोडायलेटर है और एयरवेज स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है फ्रॉम ट्रेकिया टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। इसका डोज 0.5 ml और 1 ml यानी 2.5 मिलीग्राम टू 5 मिलीग्राम ऑफ सल्ब्यूटामोल हो सकता है। अगर हम इसको 0.5 ml लेंगे जिसको 2 ml में नामसलाइन में डाइल्यूट करेंगे, जबकि 1 ml अगर हम ले रहे हैं तो उसको 2.5 ml नामसलाइन में डाइल्यूट करेंगे।
देखा ये गया है कि वेंटोलिन सबसे कम यूज़ किया जाता है हमारे अस्पतालों में ड्यू टू फियर ऑफ हार्ट रेट इंक्रीज। यानी ये पेशेंट जिनको थायरोटॉक्सिकोसिस हो, इर्दमियाज की हो या फिर सीवियर हार्ट फेलियर हो, उनमें आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जो पेशेंट एज़मा और सीओपीडी के एक्सर्बेशन के साथ या अदर लंग कंडीशन के एक्सर्बेशन के साथ ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से आ रहे हैं, उनका हार्ट रेट उसी हाइपोक्सिया या ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से ज़्यादा हो सकता है। उनमें यही मेन ब्रोंकोडायलेटर है जो उनको उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करेगा। तो सबसे पहले हमें वेंटोलिन ही यूज़ करना चाहिए। और बाकी सेकंड लाइन पे दूसरा नेबुलाइजर सॉल्यूशन है। दूसरा नेबुलाइजर जो हमारे पास अवेलेबल है वो एटम के नाम से इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, जो कि एटम के नाम से अवेलेबल है। ये 500 माइक्रोग्राम का वायल है जिसमें 2 ml सॉल्यूशन अवेलेबल होती है। तो इसको भी हमने डाइल्यूट जो है वेंटोलिन की तरह ही करना है, 2 ml और 2.5 ml नामसलाइन के सॉल्यूशन में। ये वेंटोलिन के बाद यूज़ किया जाता है जो भी पेशेंट हैं एज़मा के और सीओपीडी के, उनमें हम वेंटोलिन के यूज़ के बाद एटम यूज़ करते हैं। या जिन पेशेंट को हम वेंटोलिन यूज़ नहीं करते उनमें आप एटम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे जो कॉमन इसका साइड इफ़ेक्ट है वो ड्राई माउथ है। काफ़ी पेशेंट हमारे पास ड्राई माउथ की कंप्लेन कर रहे होते हैं जिनको एटम 6 वाली या 8 वाली चल रहा होता है। तो आप उनको, अगर ड्राई माउथ की कंप्लेन ज़्यादा है तो या तो फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं या डोज कम कर सकते हैं। दूसरा इनका साइड इफ़ेक्ट है कि जो पेशेंट एक्यूट ग्लाइकोमा के हैं तो उनको वर्स कर सकता है। ग्लाइकोमा के जो पेशेंट हैं उनको एक्यूट ग्लाइकोमा कर सकता है ड्यू टू मिस्ट फॉर्मेशन जो आइस की तरफ जाती है, तो उनको प्रेसिपिटेट हो सकता है एक्यूट ग्लाइकोमा का। तीसरा साइड इफेक्ट ये है कि एटम उन पेशेंट में जिनको प्रोस्टेट का मसला है उसमें यूरिनरी रिटेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कोम्बीहेल के नाम से ये एटम और वेंटोलिन दोनों कॉम्बिनेशन में भी आते हैं। अगर आपने दोनों डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करना चाह रहे हैं तो आप कोम्बीहेल की सॉल्यूशन में यूज़ कर सकते हैं। दोनों वेंटोलिन और एटम कॉम्बिनेशन में 0.5 मिलीग्राम और 2.5 मिलीग्राम की कंसंट्रेशन में अवेलेबल है कोम्बीवेल के नाम से। तीसरी सॉल्यूशन जो हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रही है हॉस्पिटल में वो क्लिनिल के नाम से है, जिसमें कार्टिसोन, स्टीरॉयड, बेक्लोमिथासोन होता है। ये क्लिनिल सबसे ज़्यादा इफेक्टिव 5 साल के बच्चों में या उससे कम उम्र बच्चों में रिकरेंट वीजिंग के लिए, जिनका चेस्ट खराब हो, उसमें ज़्यादा इफेक्टिव है। बाकी जो भी पेशेंट 5 साल से ऊपर और अडल्ट में अगर कोई एक्सर्बेशन एज़मा और सीओपीडी के एक्सर्बेशन में आते हैं तो उनके लिए ये इफेक्टिव बिल्कुल नहीं है, रिकमेंड नहीं है। बाकी जो पेशेंट मेंटेनेंस डोज पे होते हैं स्टीरॉयड के, जो कि इनहेलर यूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए ये नेबुलाइजर यूज़ कर सकते हैं। ये क्लिनिल के एरोसिल भी उसी कम कंसंट्रेशन में आते हैं, 0.8 मिलीग्राम पर 2 ml, यानी 800 माइक्रोग्राम पर 2 ml में वायल में होता है। जबकि इसका मैक्सिमम डोज है अडल्ट के लिए 3200 माइक्रोग्राम पर डे, जो कि 1600 माइक्रोग्राम बीडी में यूज़ कर सकते हैं मेंटेनेंस ट्रीटमेंट के लिए। एक्सर्बेशन के लिए इसका कोई रोल नहीं है। इसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन ओरल कैंडिडियासिस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, और जबकि लेस कॉमन साइड इफेक्ट निमोनिया और स्किन ब्रूजिंग भी पेशेंट को हो सकती हैं। इसके बाद हम नेबुलाइजर केयर की बात करेंगे। नेबुलाइजेशन कराने के बाद आपने जो है नेबुलाइजेशन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेबुलाइजर को वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वॉश करने के लिए हम इसके पार्ट जो है सेपरेट करेंगे और इनको वार्म वाटर में रखेंगे, अगर पॉसिबल हो तो हर नेबुलाइजेशन के बाद। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं होता तो आफ्टर 24 आवर्स में एक दफ़ा हमें मस्ट इसको वॉश करना चाहिए। हॉस्पिटल में हम पेशेंट को दे सकते हैं कि वो हर नेबुलाइजेशन के बाद यहाँ पर 24 आवर में एक दफ़ा नेबुलाइजर वॉश करके रखें अपने पास। जो मास्क है उनका कंटेनर वो ज़रूर वॉश करें। और उसके बाद नेबुलाइजर मशीन को हम कैसे, ट्यूब को कैसे वॉश करें, एक एंड ट्यूब का हम उसमें लगा स्विच ऑन करेंगे और दूसरा एंड जो है उसको हम
हैंड में हेल्ड करके उसको मशीन को चला देंगे, स्टार्ट कर देंगे, ताकि जो एयर है यहाँ से सर्कुलेट करके दूसरे एंड से निकल जाए, तो ये ट्यूब ड्राई हो जाएगी। तो दूसरा मशीन को और ट्यूब को ड्राई करने का, वॉश करने का तरीका ये है। बाकी पार्ट्स के लिए हमें वाटर यूज करने की ज़रूरत होती है। हमारे पास स्टीम इनहेलेशन काफ़ी यूज़ होती है घरों में। तो स्टीम इनहेलेशन का आप देख रहे हैं कि ये कंसेप्ट था कि गर्म पानी जो है हॉट वाटर करके उसको ऊपर से टॉवल लेके उसको इनहेल किया जाए, ताकि उसका इफेक्ट हो स्टीम का। जबकि ये देखा गया है कि ये स्टीम इनहेलेशन जो रिकमेंडेशन है वो सिर्फ साइनस प्रॉब्लम या नेजल प्रॉब्लम के लिए होती है स्टीम। क्योंकि ये अगर हॉट वाटर है, अगर आपको कोई लंग की कंडीशन है, एज़मा है, सीओपीडी है या दूसरे लंग्स के प्रॉब्लम हैं, तो अगर आप हॉट वाटर को स्टीम लेंगे, बहुत ज़्यादा उबला हुआ पानी स्टीम में यूज़ करेंगे, तो आपके लंग्स पे बहुत ज़्यादा ख़राब इफेक्ट हो सकता है। तो स्टीम हर किसी को यूज़ नहीं करनी। उन पेशेंट को जिनका नोज़ ब्लॉक हो, जिनको अपर एयरवे साइनस के प्रॉब्लम हो, उनके लिए स्टीम यूज़ कर सकते हैं। आजकल स्टीम जो है अवेलेबल होती हैं, जो मिस्ट फॉर्म में अवेलेबल हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें इजी अवेलेबल है, इजी यूज़ कर सकते हैं। जबकि ये हॉट वाटर में हमें एहतियात करना पड़ता है कि ये स्पिल्ड हो जाए या फेस बर्न कर सकता है, तो इसमें हमें ये एहतियात करनी है। वीडियो की समरी में कि हमें नेबुलाइजेशन बहुत ही इफेक्टिव और सेफ करने के लिए रिकमेंडेशन गाइडलाइन के हिसाब से नेबुलाइजेशन उसी सॉल्यूशन से करानी चाहिए और किस तरह डाइल्यूशन करनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है नेबुलाइजेशन मशीन का केयर हो, ताकि सेफ और इफेक्टिव प्रैक्टिस नेबुलाइजेशन की हो सके। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।